कैसे है प्यारा विद्यार्थियों आप सभी। मैं हेमंत कुमार भार्गव ज्ञान विहार द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, हमने पूर्व कक्षाओं में ये जाना था कि पाचन के अंग कौन कौन से होते हैं और उसको अपन ने समझा भी था किस प्रकार से पाचन होता है। पाचन तंत्र का जो दूसरा भाग था वो दूसरा भाग था पाचक ग्रंथियां। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक यही है कि पाचक ग्रंथियों की भूमिका क्या रहती है, किस प्रकार वो पाचन में योगदान देते हैं। तो आप हेडिंग लगा लीजिए पाचक ग्रंथियां। अब देखो, पाचक ग्रंथियों को अगर अपन मानव पाचन तंत्र के दृष्टिकोण से विभाजित करना चाहें, समझने के दृष्टिकोण से, तो इसको तीन भागों में हम लोग विभाजित कर सकते हैं। ठीक है ना। तीन भागों में उन तीन ग्रंथियों के नाम आ जाएंगे। जैसे उदाहरणार्थ मैंने इसको डिवाइड किया कि पाचक ग्रंथियां कौन कौन सी है। तो ये पाचक ग्रंथियां, इसको कितने विभाजित किया हमने? तीन प्रकारों में। ठीक है। सबसे पहले नंबर पर आती है लार ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? लार ग्रंथि। ठीक है। दूसरे नंबर पर बात करते अपन तो आती है अग्नाशय। देखो, मैंने आपको पूर्व कक्षाओं में भी बताया था कि अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है। ठीक है। और तीसरे नंबर पर आती है दोस्तों, मित्रों, विद्यार्थियों, यकृत, जिसको अपन लीवर बोलते हैं। तो यहां तक का क्लियर हुआ कि पाचक ग्रंथियों को मानव पाचन तंत्र के दृष्टिकोण से कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में। तीनों के नाम कौन से? लार ग्रंथि, अग्नाशय और यकृत। क्लियर है यहां तक का? अब आप देखिए, मैंने आपको बताया भी था कि ये दूसरी बड़ी ग्रंथि है और ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, पहली ग्रंथि। ठीक है। अब मैं वापस शुरू कर रहा हूं कहां से? लार ग्रंथि क्या है ना। तो देखो, लार ग्रंथि को समझने के लिए हमें पहले जानना पड़ता है लार क्या है। तो विद्यार्थियों, लार का थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट रखें, या यूं बोल सकते हैं कि लार का एक फॉर्मूला होता है जिससे हम इस चीज को आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। देखो, लार बराबर होता है सीरम प्लस श्लेष्मा। सीरम प्लस श्लेष्मा, ये इसका फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? लार इज इक्वल टू सीरम प्लस श्लेष्मा। अब सीरम क्या है और श्लेष्मा क्या है? ठीक है ना। तो देखो, इसके दो कंपोनेंट है। इस कंपोनेंट में से सीरम क्या करेगा? सीरम भोजन को क्या कर देता है? गीला बना देता है। क्या बना देता है? गीला बनाता है। ठीक है ना। आगे बात समझ। और दूसरे नंबर पर क्या है? श्लेष्मा। तो श्लेष्मा किसकी तरह काम करता है? लुब्रिकेंट की तरह। लुब्रिकेंट को हिंदी में हम बोलते हैं स्नेहक। क्या बोलते हैं? स्नेहक। अब देखो, लुब्रिकेंट वैसे तो फिजिक्स का टर्म है ना, फिजिक्स का टर्म है, क्योंकि लुब्रिकेंट उसको कहा जाता है जो घर्षण के मान को कम करते हैं। ठीक है ना। लेकिन यहां ध्यान रखना, श्लेष्मा स्नेहक अर्थात चिकनाई प्रदान करने वाले के रूप में काम कर रहा है। तो मानव द्वारा जो भोजन ग्रहण किया जाएगा उस भोजन में लार क्या काम करेगी? लार के दो कंपोनेंट है, सीरम और श्लेष्मा। सीरम क्या करेगी? गीला बनाएगी। किसको गीला बनाएगी? भोजन को गीला बनाएगी। और श्लेष्मा क्या करेगा? उसमें चिकनाई प्रदान करेगा। अब लार में एक एंजाइम भी होता है ना, आगे बात समझ में। ठीक है ना, जिसको क्या कहा जाता है? टाइलिन भी कहा जाता है। टाइलिन भी उसका नाम है। ठीक है ना। और एक लार एमिलेज या फिर लार एमाइलेज। ठीक है, बात एक ही है। तो ये एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर। अब एंजाइम क्या काम करेंगे? उसको बचाने का काम करेंगे। अब आप देखिए कि इस लार ग्रंथि को हमने और विभाजित कर रखा है। लार ग्रंथि जो है वो तीन प्रकारों में और विभाजित हो रखी है, उसका भी जिक्र आप देखिए और उसके बाद इसके कार्यों को लेकर भी चर्चा करेंगे। यहाँ तक का क्लियर है सभी को? मैं इसको रफ कर रहा हूँ और आगे अपन लोग चर्चा करते हैं। देखो, लार का काम सिर्फ इतना ही नहीं होता कि वो भोजन को क्या करे? पचाए। उसके साथ साथ वो जीभ और दांत को भी क्या करती है? सफाई का काम करती है। ठीक है ना। तो मैं पुनः ग्रंथियों को डिवाइड कर रहा हूँ। ये लार ग्रंथि हो गई अपनी। इस लार ग्रंथि को कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में। ठीक है ना। तीन भागों के नाम मैं वापस लिख रहा हूँ बोर्ड पे, यहाँ से आप ध्यान रखें। पाचक ग्रंथियों को तीन में बांटा था, फिर अपन ने लार ग्रंथि पढ़ी, लार को फिर तीन भागों में बांट रहे। तो लार की पहली जो ग्रंथि है, लार ग्रंथियों का जो पहला प्रकार है, वो पहला प्रकार क्या है? कर्ण पूर्व ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? कर्ण पूर्व ग्रंथि। ठीक है ना। दूसरे नंबर पर है अधो जिह्वा ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? अधो जिह्वा ग्रंथि। और उसके बाद अपन चर्चा करते हैं तो अधोजंभ। कौन सी? अधोजंभ। ठीक है ना। ये तीन प्रकार हो गए, कर्ण पूर्व ग्रंथि, अधोजिह्वा ग्रंथि, अधोजंभ ग्रंथि। ठीक है ना। तीन प्रकारों में किसको बांटा गया? लार को। ठीक।
अब आपसे कोई प्रश्न पूछ ले कि लार की भूमिका क्या है, क्योंकि सीधा प्रश्न तो बोर्ड में आता नहीं, घुमा फिरा के आता है। तो लार की भूमिका ये है कि लार के द्वारा क्या होता है, मैंने एंजाइमों के नाम बताए। टाइलिन, लार एमिलेज जो होता है वो पचाने का काम करता है। लार सीरम और श्लेष्मा से मिलकर बनी होती है। सीरम क्या करता है, भोजन को गीला बनाता है। श्लेष्मा क्या करती है, चिकनाई प्रदान करती है। इस प्रकार से पाचन का जो पहला काम है वो कहाँ से शुरू होता है, मुख से शुरू होता है। उसके बाद दूसरी पाचक ग्रंथि के बारे में अपन चर्चा कर लेते। देखो इसका एक काम और होता है, स्टार्च का मुख में पाचन करना। किसका पाचन करना, स्टार्च का मुख में पाचन करना। ठीक है, स्टार्च किसका रूप है, मंड का रूप है। ठीक है ना, तो स्टार्च का पाचन कहाँ होता है, ध्यान रखें आप, मुख में। मैंने आपको पहले की कक्षाओं में बताया था कि मानव के मुख में कौन सा पाचन होता है, यांत्रिक पाचन होता है। तो यांत्रिक पाचन में स्टार्च का पाचन कहाँ होगा, मुख के अंदर होगा। क्लियर है यहां तक का मैटर। उसके बाद अपन दूसरे नंबर पर चर्चा करते कौन सी ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है ना, अग्नाशय ग्रंथि को थोड़ा सा आप समझें और जानें। देखो अग्नाशय से बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, आगे के पाठों में भी अग्नाशय ग्रंथि से अप्रत्यक्ष रूप से जिक्र है। तो दूसरे नंबर की जो ग्रंथि है वो ग्रंथि कौन सी है, अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है ना, अब अग्नाशय ग्रंथि के कुछ दो चार पॉइंट है वो विशेष रूप से आप ध्यान रखें। जैसे अग्नाशय क्या है, तो ये एक मिश्रित ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि। अब मिश्रित ग्रंथियां क्या होती है, जो अंतःस्रावी के रूप में भी काम करे और बहिस्रावी के रूप में भी काम करे। ठीक है ना, किसके रूप में, अंतःस्रावी के रूप में भी काम करे और बहिस्रावी के रूप में भी काम करे। ठीक है ना, ये अपन आगे और पढ़ेंगे कि स्राव अंतःस्रावी क्या होते हैं, बहिस्रावी क्या होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ग्रंथियों का इसके बाद एक सेपरेट टॉपिक आपके इसी पार्ट में लास्ट में जरूर है, तो वहां इसका जिक्र अपन लोग करेंगे। ठीक है ना, अब अंतःस्रावी और बहिस्रावी के रूप में कौन कौन से एंजाइम का स्त्रवण करेगी, तो उसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि इसके द्वारा अंतःस्रावी में क्या होता है, एक तो इंसुलिन, कौन सा, इंसुलिन, और इंसुलिन के साथ, इंसुलिन जो है उसके साथ एक और नाम आपको याद रखना, ग्लूकेगॉन। ये दो हार्मोन है जो स्रावित होते हैं, ग्लूकेगॉन और इंसुलिन। ठीक है, क्लियर है, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। अब देखिए इंसुलिन की भूमिका क्या है, तो इंसुलिन क्या करता है, मानव रक्त में किसके स्तर को नियंत्रित करता है, शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। शर्करा के स्तर को नियंत्रित, ये किसका काम है, ये काम है इंसुलिन का। ठीक है ना, शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। अगर मान लो मानव रुधिर में शर्करा का स्तर बढ़ जाए तो ऐसा व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित हो सकता है, जिसको डायबिटीज हम लोग कहते हैं ना, जिसको आम शब्दावली में कहा जाता है कि इसको शुगर हो गया। उसके बाद देखिए ग्लूकेगॉन फिर क्या काम करेगा, ग्लूकेगॉन फिर इसमें क्या काम करता है, पाचक रस के रूप में काम करता है। मानव शरीर द्वारा जो खाया जाता है उसको पचाने का काम कौन करेगा, ग्लूकेगॉन। और ये क्या करेगा, इंसुलिन, इंसुलिन रुधिर के शर्करा, रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करेगा। अब एक यहाँ क्लियर ये भी कर लो कि शर्करा क्या होती है। देखो शर्कराएं या शर्करा उसको कहा जाता है जो स्वाद में कैसी होती है, मीठी होती है, स्वाद में मीठी होती है ना। फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टेज, ये नाम आपने सुने होंगे और आपने देखा होगा, आप अभी फ्रूट्स ले रहे होंगे या आपने फ्रूट खाए होंगे। जैसे आम है तो कोई आम तो बड़ा मीठा निकलता है और कोई आम कम मीठा निकलता है। तो ध्यान रखना जो फलों में स्वाद जो होता है, मीठापन होता है, वो फ्रक्टोज के कारण होता है। किसके कारण होता है, फ्रक्टोज के कारण। अगर फ्रक्टोज शर्करा ज्यादा मात्रा में है तो फिर क्या होगा, वो फल ज्यादा मीठा होगा। क्लियर। दूसरे नंबर पर अपन चर्चा करते हैं कि बहिस्रावी क्या है। तो एक अपन ने क्लियर किया, उसके बाद सेकंड वाले पोर्शन से अगर अपन बात करना चाहें तो फिर अपने पास सामने आता है कि इसमें पाचक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका होती है अग्नाशयिक रस की। कौन से रस की, अग्नाशयिक रस, पैनक्रियाज। ठीक है ना, ये पाचन का रोल करता है। क्लियर है। तो इस प्रक्रोज के कारण क्या होता है, फलों का स्वाद कैसा होता है, मीठा होता है। ठीक है ना, चलिए ये यहाँ की चर्चा हुई। बहिस्रावी के रूप में कौन सा रस का स्रवण होता है, अग्नाशयिक रस का। आप ध्यान रखना, इस पार्ट में से छोटा प्रश्न जरूर आता है, तो ये छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखें। कौन सी ग्रंथि है जो मिश्रित ग्रंथि के रूप में जानी जाती है, तो अग्नाशयी ग्रंथि है। ठीक है ना, अग्नाशयी ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोनों के नाम इंसुलिन, ग्लूकेगॉन और अग्नाशयी। अंतःस्रावी के रूप में कौन कौन से, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। इंसुलिन का काम क्या है,
रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना, बहिस्राविका काम के अग्नाशयिक रस के रूप में ये काम करती है। ठीक है, अब उसके बाद अपन तीसरे वाले पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तीसरी वाली जो ग्रंथि थी वो ग्रंथि कौन सी थी? वो थी साहब यकृत, मानव शरीर की पहली बड़ी ग्रंथि। ठीक है ना। अब यकृत कैसे काम करता है उसको थोड़ा सा आप लोगों को समझना, ठीक है ना। इसी को इंग्लिश में मैंने आपको कहा भी था कि क्या कहा जाता है, लीवर कहा जाता है। ठीक है, देखो एक डायग्राम के पॉइंट से इसको थोड़ा समझने का प्रयास करना, है ना। देखो इस तरह से हमारा यूँ बोल सकते हैं कि लीवर वाला पोर्शन है, ठीक है ना। अब यहाँ से ये ग्रंथि, ये ऊपर वाला अग्नाशय वाला हिस्सा हो गया, इस स्थान पर इस तरह से समावेशित चीजें रहती है। ये इंटरनल डायग्राम के रूप में आप इसको देख सकते हैं। क्लियर। अब ऊपर की तरफ किस प्रकार इसकी व्यवस्था है, तो यहाँ जो रहता है वो तो रहता है यकृत। क्या रहता है? यकृत। और इसके जस्ट नीचे की तरफ यहाँ क्या है? यहाँ है पित्ताशय। ठीक है, पित्ताशय के उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ है आमाशय, और इस स्थान पर नीचे की ओर जो अपन बोल सकते हैं वहां है ग्रंथि, कौन सी? अग्नाशयिक ग्रंथि, अग्नाशयिक पैनक्रियाज जिसको अपन बोलते हैं। मैं अग्नाशय ग्रंथि लिख रहा हूँ ना, अग्नाशय ग्रंथि, ये आपकी पोजीशन है। ठीक है ना, क्लियर है। यकृत यहाँ ऊपर की तरफ हो गया, पित्ताशय नीचे की तरफ हो गया, आमाशय ऊपर की तरफ हो गया। ये इस तरह से व्यवस्थित रहती है, हाथ से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक, अब यकृत के बारे में दो कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना। यकृत क्या करता है, कैसे काम करता है, तो शरीर की बड़ी ग्रंथि हो गई पहले नंबर पर। तो अब यकृत में क्या होता है, छोटी छोटी पालिकाएं बनी हुई होती, जिन पालिकाओं को अपन क्या बोलते हैं? यकृत पालिकाएं। क्या बोलते हैं? यकृत पालिकाएं। ये यकृत पालिकाएं क्या करती है, संरचना के दृष्टिकोण जैसे कोशिका छोटे छोटे भागों में विभाजित हो जाती है, उसी प्रकार से विभाजित होकर अपना काम करती है। क्लियर। इसके बाद देखो इसमें एक, इसके द्वारा एक रस का स्त्रवण किया जाता है, जिस रस का नाम है पित्त रस। कौन स्रावित करता है? यकृत। लेकिन इसका भंडारण कहाँ होता है? इसका भंडारण होता है पित्ताशय में। ठीक है ना, थोड़ा सा क्लियर करना है इसको। यकृत द्वारा कौन सा रस का स्रवण होता है? पित्त रस का। ठीक है ना, पित्त रस कहाँ भंडारित होता है? तो पित्ताशय में। इसलिए मैंने संरचना के दृष्टिकोण से बनाया है। पित्त रस हो गया, कहाँ स्रावित हो, कहाँ स्टोर्ड हो रहा है? ये पित्ताशय के अंदर स्टोर्ड हो रहा है। ठीक है, अब मैंने आपको पहले की क्लासों में बताया था कि लीवर एब्जॉर्प्शन का काम भी करता है। जैसे किसी व्यक्ति को अल्कोहल पीने की आदत है ना, या किसी चीज में, तो वो फिर क्या करेगा, उस विषैले पदार्थ को पहले एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है ना, वो इसीलिए जो शराबी व्यक्ति रहता है, शराब पीने वाले व्यक्ति रहता है, उसमें सबसे पहले क्या डैमेज होता है? लीवर डैमेज होता है, यकृत खराब होता है। ये आपने सुना भी होगा, समझा भी होगा, बहुत सारे लोगों से जानकारियां मिली होगी। तो ये रीजन इसके पीछे रहता है। तो हमने पढ़ा कि पाचक ग्रंथियों को 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। पहले नंबर पर कौन सी थी? सबसे पहले लार ग्रंथि। लार ग्रंथि को 3 भागों में बांटा गया था। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमने पढ़ा था पॉइंट नंबर 2, कौन सा? अग्नाशयिक ग्रंथि, विस्तृत ग्रंथि। तीसरे नंबर पर अपन ने पढ़ा यकृत। ठीक है, ये 3 मोटे मोटे तौर पर है। अब देखो एक आपके इसी इसके आगे जस्ट सारणी जिसमें बहुत सारी चीजें बताई गई है, तो मैं उस कुछ शब्दों से आपको थोड़ा रूबरू करवा देता हूँ ना। देखो एक तो आपको एक वर्ड पूरा आएगा आगे आने वाले टाइम में, डीएनए। ठीक है ना, तो इसका पूरा नाम एक तो ध्यान में रखें आप। ठीक है ना, तो दूसरा शब्द है आरएनए। तो ये थोड़ा सा आप क्लियर कर ले कि डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, पॉलीसेकेराइड क्या है, सैकेराइड्स क्या है। ठीक है ना, तो देखो डीएनए जो है, उस डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक। ए फॉर एसिड होता है, मैं यहाँ हिंदी में लिख रहा हूँ अम्ल। ठीक है ना, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है ना, दूसरा है आरएनए। तो आरएनए राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद जो शब्द है वो है पॉलीसेकेराइड। देखो सेकेराइड का मतलब होता है शर्करा, मैंने आपको क्लियर कर ही दिया कि शर्करा स्वाद में कैसी होती है? मीठी होती है। ठीक है ना, पोली का मतलब क्या होता है? बहु। तो बहु शर्करा को शर्करा में बदला जाता है कहाँ? लार ग्रंथि की सहायता से, यानी कि भोजन का पाचन तो वहीं से शुरू हो जाता है। इन शब्दों को आप ध्यान में रखें। इसके बाद अपन आगे की ओर और बढ़ेंगे। ठीक है ना, तो एंजाइम क्या होते हैं, किस वर्ग के होते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है ना, आप अपने घर पर रहें, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।